हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का प्लांट लाइफ का सेकंड पार्ट। ठीक है, हम लोगों ने साइंस का ये चैप्टर पहले स्टार्ट किया था और पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो देखो पार्ट 2 कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज़ टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब देखो, हमने ये सब तो कर लिया था ना, पहले वाले पार्ट में हमने ये सब चीज़ें निकाल ली थी और हम पहुंच गए थे, स्ट्रक्चर भी हो गया था जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं भाई, वो बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। नॉट ऑल ऑफ दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब ऐसा तो होता नहीं कि जितने सीड्स प्लांट प्रोड्यूस करता है वो सारे के सारे नया प्लांट बन पाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ओनली दोज सीड्स विच गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो केवल वो वाले बीज जिन्हें जो है वो फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं अपने ग्रोथ के लिए, वो डेवलप हो जाते हैं नए प्लांट में। द प्रोसेस इन विच अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट और सीडलिंग अंडर द राइट ग्रोइंग कंडीशंस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब ये डेफिनेशन ना इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीख लेना कि जर्मिनेशन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं इनटू अ बेबी प्लांट, यानी कि पहले सीड से क्या बनेगा भाई, बेबी प्लांट बनेगा, या फिर हम उसको बोलते हैं सीडलिंग। अंडर द राइट ग्रोइंग कंडीशंस, यानी कि उसको प्रॉपर वार्मथ मिले, प्रॉपर वाटर मिले, प्रॉपर मिनरल्स मिल जाएँ, प्रॉपर सनलाइट मिले, तो वो ग्रो करता है ना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं प्लांट का सीड क्या हुआ, जर्मिनेट हो गया, यानी कि जर्मिनेशन कहलाता है। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्राउटिंग ऑफ अ सीड। हम जर्मिनेशन वर्ड की जगह हम स्प्राउटिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्प्राउट्स खाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, सीड जर्मिनेट ही तो हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन अ सीड स्प्राउट्स। अब जब एक सीड स्प्राउट हो जाता है और जर्मिनेट्स हो जाता है, द एम्ब्रियो ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। जो एम्ब्रियो होता है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली वो नया प्लांट की तरह ग्रो होने लग जाता है। अब देखो, एक सीड था, ठीक है, इसको हमने क्या किया, मिट्टी में लगाया, उसके ऊपर हमने थोड़ा पानी वानी दिया, धूप में लगाया था, क्योंकि तो क्या होता है, इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई है ना, मिट्टी मिल गई, इसको वार्मथ मिल गई सन से, इसको पानी मिल गया है ना, मिट्टी से इसको मिनरल्स भी मिल गए, तो ये इसने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे सीडलिंग में कन्वर्ट हो रहा है और फाइनली ये एक प्लांट बन जाएगा। प्लांट दो तरीके से ग्रो करता है, एक तो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जब ग्रो होता है तो वो जड़ें बनती हैं, रूट्स बनते हैं, ऊपर की तरफ पूरा स्टेम सिस्टम बनता है। ठीक है, सीड्स नीड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ एंड जर्मिनेट्स। जो बीज होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फ्रॉम द एयर, हवा से उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है, टू ब्रीथ। ठीक है, जो सीड्स होती हैं नीड ऑक्सीजन, याद कर लो, सीड को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं लिखा है। और ये कहाँ से ले लेते हैं, फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ एंड जर्मिनेट। सीड्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग। सीड्स जो होते हैं पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तभी वो फूल भी जाते हैं। आपकी मम्मी को कभी देखा है चने जो हैं वो भिगोते हुए, है ना, ये छोले राजमा ऐसी चीज़ें, और ये फूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि पानी जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सीड्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग, और जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। द एब्जॉर्ब्ड वाटर मेक्स द स्टोर्ड फूड इनसाइड द सीड सॉफ्ट। अब ये पानी जो ऑब्जॉर्व किया जाता है उससे क्या होता है, जो भी फूड सीड के अंदर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड यूजेबल हो जाता है बाय द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो उसको यूज़ कर पाता है एंड ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रेक ओपन द सीड कोट, और मदद करता है फिर सीड के जो कोट को ब्रेक करने में, तभी तो बाहर सीडलिंग निकल पाएगा, बेबी प्लांट निकल पाएगा। तो सीड्स जर्मिनेट ओनली व्हेन देयर इज राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ और सनलाइट। सीड्स केवल तभी जर्मिनेट करते हैं जब सही अमाउंट में वार्मथ मिलता है, यानी कि सनलाइट मिलती है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है भाई, एक एक्टिविटी दे रखी है। एम क्या है इस एक्टिविटी का, टू स्टडी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इससे हम सीख पाएंगे कि सीड्स जो है वो कैसे जर्मिनेट करते हैं। मटेरियल्स हमें क्या चाहिए, हमें क्ले का पॉट चाहिए या फिर कोई भी टिन केन आप ले सकते हो, सॉइल यानी कि मिट्टी चाहिए, और धनिया यहाँ पर कोरिएंडर सीड्स दिए हुए हैं। मेथड क्या है कि टेक अ क्ले पॉट या फिर टिन केन ले लो, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो बेसिकली, जिसमें आपको सीड जर्मिनेट कराना होगा। विद अ वाइड माउथ, उसका मुंह चौड़ा होना चाहिए, बेसिकली चौड़े मुंह का एक बर्तन चाहिए जिसके अंदर आप सीड्स डालोगे और वो प्लांट बन के बाहर निकलना चालू होगा। ठीक है, मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द केन। इससे क्या होता है, जब हम किसी भी इस तरह के गमले में या केन में पौधा लगाते हैं तो यहाँ पर एक छेद किया जाता है जिससे एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर निकल जाए, वरना बीज सड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये होल किया जाता है। फिल द केन विद सॉइल। अब इस केन को मिट्टी से आप भर दीजिए। पुट 4 और 5 सीड्स इन ऑफ द सेम काइंड लाइक धनिया। आप धनिया के इसमें 4-5 बीज डाल दीजिए इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली, उसको अच्छे से दबाएं।
दबा दीजिए। ऑब्जर्व द सीड्स आफ्टर 2-3 डेज, 2 से 3 दिन के लिए उसको उसमें छोड़ दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए इसको। व्हाट हैपन्स टू द सीड, सीड को क्या होगा। वाई डू एनिमल्स मूव, ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो इनको तो हम बाद में देखेंगे, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे सीड जर्मिनेट हो जाएगा। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की अगर हम बात करें, व्हेन मेनी सीड्स फॉल ऑन टू द सॉइल वेरी क्लोज टू ईच अदर दे डू नॉट गेट इनफ एयर वाटर सनलाइट टू जर्मिनेट। जब बहुत सारे सीड ना एक ही जगह गिर जाते हैं तो क्या होगा, भीड़ लग जाएगी बीजों की, भीड़ लग जाएगी तो किसी को भी प्रॉपर मात्रा में ना तो एयर मिल पाएगी, ना वाटर मिल पाएगा, ना सनलाइट मिल पाएगी, और फिर वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। क्यों, जैसे होता है एक घर में अगर 10 बच्चे हों, ठीक है, खाना तो लिमिटेड है, खाना तो लिमिटेड है, तो क्या होगा, 10 में से 10 जो हैं उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन वहीं अगर घर में 1 या 2 बच्चे हैं केवल, तो क्या होगा, उन्हें सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिल पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लांट का भी होता है बेटा कि अगर एक साथ वो सारे के सारे प्लांट लगा दोगे तो उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसीलिए वो सारे मर जाते हैं, वो जर्मिनेट हो ही नहीं पाते ढंग से। हैंस दे आर अनेबल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो क्या होगा, अगर एक साथ लगा देंगे तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। पूछा जाता है कि भाई डिस्पर्सल क्यों ज़रूरत होती है सीड की, इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि सारे अगर एक साथ लगा दोगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। द सीड्स नीड टू बी स्कैटर्ड फार एंड वाइड अवे फ्रॉम ईच अदर। सीड्स यानी कि बीज जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, उनको फैलने की, फार मतलब दूर दूर फैलाने की ज़रूरत होती है, वाइड अवे ईच अदर मतलब एक दूसरे से दूरी बना के रखने की ज़रूरत होती है, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू ग्रो वेल। जैसे कि जो उनका पेरेंट प्लांट होता है, जैसे आम का पौधा है, मान लो ये बहुत बड़ा मेरा आम का पेड़ है, ठीक है, आम के पेड़ से आम गिरा तो बीज यहाँ गिरा। अगर बहुत सारे बीज यहाँ पर गिर जाएंगे तो क्या होगा, इतने सारे आम के पेड़ तो यहाँ नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या ज़रूरत होती है कि उसको ये जो पेरेंट प्लांट है जिससे ये गिरा है बीज, ठीक है, इससे इसको दूर उगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो द सीड्स नीड टू बी स्कैटर्ड फार एंड वाइड अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू ग्रो वेल। अच्छे से पेरेंट प्लांट से उसको दूर हटाया जाता है बीजों को, जिससे वो अच्छे से प्लांट बन जाए, अच्छे से ग्रो कर पाए। दिस स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम ईच अदर, ये फैलाना, एक दूसरे से दूर करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पेरेंट प्लांट से अलग करना, इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड को डिस्पर्स करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब ये कौन कौन करता है भाई, एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल कौन कौन है। इन नेचर यानी प्रकृति अगर हम देखें तो सीड्स आर डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ विंड। जो बीज होते हैं वो हवा की मदद से इधर उधर जाते हैं, वाटर की मदद से जाते हैं, एंड एनिमल्स की मदद से जाते हैं। The wind, water and animal which help in the dispersal are called agents of seed dispersal। तो ये जो हवा होती है, ये पानी होता है, ये जो जानवर होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, एजेंट्स कहलाते हैं सीड डिस्पर्सल के। लेट अस स्टडी अबाउट द वेज द सीड आर डिस्पर्स। तो चलो वो तरीका देखते हैं किस तरह से सीड्स जो है वो डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्सल बाय विंड्स यानी कि हवा के साथ डिस्पर्स होना। विंड्स हेल्प्स टू डिस्पर्स सीड्स विच आर स्मॉल एंड लाइट। जो हवा होती है वो मदद करती है सीड्स को डिस्पर्स करने में जो कि हल्के होते हैं, है ना। ऐसे बीज जो स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं यानी कि छोटे और हल्के होते हैं, वो हवा से उड़ के ही इधर उधर पहुंच जाते हैं। प्लांट्स विच यूज विंड फॉर सीड डिस्पर्सल प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ सीड अ टाइम। जो प्लांट्स होते हैं, है ना, जो सीड्स, सॉरी यहाँ से वापस लेते हैं, प्लांट्स विच यूज़ विंड, जो प्लांट्स मतलब हवा का यूज़ करते हैं फॉर सीड डिस्पर्सल, वो प्रोड्यूस होते हैं इनॉर्मस अमाउंट में ऑफ अ सीड्स अ टाइम, enormous amount of seeds a time, sorry वापस लेते हैं। plants which use wind for seed dispersal produce enormous amount of seeds a time। अच्छा ठीक है, जो ऐसे होते हैं ना कि जिनसे हवा में उड़ जाए बीज, ऐसे वाले पेड़ पे बहुत सारे बीज आते हैं। ठीक है, इनॉर्मस अमाउंट्स में सीड्स होते हैं, एक बार में बहुत सारे बीज आ जाते हैं, फिर वो बीज उड़ उड़ के जगह जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, दिस इंश्योर्स, अब इससे क्या इंश्योर होता है, दैट एटलीस्ट सम ऑफ द सीड्स गेट ब्लोन टू एरियाज वेयर द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर सीड जर्मिनेशन। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे, जैसे बहुत सारे बीज उड़ गए तो कुछ बीज तो ऐसी जगह पे पहुंच ही जाएंगे ना जिन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं अपने सीड जर्मिनेशन के लिए। सीड डिस्पर्स्ड बाय द विंड, जो बीज होता है वो हवा के द्वारा डिस्पर्स होता है। मे हैव वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है देखो नीचे बताएंगे आपको, विच हेल्प इन देयर डिस्पर्सल, जो उनकी डिस्पर्सल में मदद करता है। पहला पॉइंट आता है स्पेशल थिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्कुल उनकी बॉडी पे बीजों की। एंड विंड टू कैरी, एंड ये स्ट्रक्चर क्या करता है, हेल्प द विंड टू कैरी द सीड्स। अब ये हवा उनको उड़ा के ले जा पाती है इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से ही। सीड्स ऑफ कॉटन एंड डेंडेलियन हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से सीड्स हैं जो एयर से डिस्पर्स हो जाते हैं। तो कॉटन और डेंडेलियन ये वो हैं जो हवा से डिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं कि
विंग लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं द सीड्स को फ्लोट इनटू द एयर। जो विंग यानी पंख जैसा स्ट्रक्चर जिसमें होता है वो मदद करते हैं सीड्स को फ्लोट करने में हवा में। सीड्स ऑफ मैपल ट्री एंड ड्रमस्टिक्स हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर। और विंग लाइक स्ट्रक्चर किन किन का होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैपल ट्री और ड्रमस्टिक्स, ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। डिस्पर्सल बाय विंड यानी कि पानी से डिस्पर्स होना। वाटर हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। पानी जो है मदद करता है सीड डिस्पर्सल में विच ग्रो इन वाटर और नियर वाटर बॉडीज़। तो ऐसे पौधे जो पानी में या पानी के आसपास उगते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो उनके बीच जो है पानी से डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी पानी में बह के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस विच ग्रो इन वाटर, जो कि पानी में ग्रो करते हैं, हैव लाइट सीड्स। उनके मतलब बीज जो होते हैं ना बहुत ही हल्के होते हैं। विच फ्लोट ऑन वाटर, और ये क्या करते हैं पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते हैं। दीज सीड्स आर कैरी टू लॉन्ग डिस्टेंस बाई वाटर। तो ये सीड्स जो होते हैं ये दूर दूर तक ऐसे ही चले जाते हैं बहते बहते। सीड्स ऑफ पाम यानी कि कोकोनट ट्रीज विच आर फाउंड ऑन बीचेस, जो कि पाए जाते हैं बीच पर, आर ऑल्सो डिस्पर्स्ड बाय वाटर। तो ये भी जो है कोकोनट का भी जो है पौधा क्या होता है, उसका बीज जो होता है बच्चे वो बह के इधर से उधर पहुंच जाता है। डिस्पर्सल बाय बर्ड्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब बात करते हैं कि भाई सीड डिस्पर्सल बर्ड्स के द्वारा कैसे हो सकता है, एनिमल्स और ह्यूमंस के द्वारा कैसे हो सकता है। ह्यूमंस एनिमल्स एंड बर्ड्स हेल्प टू डिस्पर्स सीड्स ऑफ प्लांट इन मैनी वेज। इंसान हैं, जानवर हैं, बर्ड्स हैं, ये भी सीड डिस्पर्सल में काफ़ी तरीके से मदद करते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक गुआवा हो गया, बेरीज हो गया, और ऑल्सो ईटन बाय एनिमल्स। इनको एनिमल्स खाते हैं एंड बर्ड्स खाती हैं अलॉन्ग विद द फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब हम समझ सकते हैं कि जो फ्रूट होता है ना उनके अंदर जो बीज होता है वो चिड़िया ऐसे ही खा जाती है, वो कोई बीज निकाल के तो खाती नहीं है, तो वो उनके पेट में चले जाता है एक तरीके से। दीज सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स। तो जो एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, तो उन बीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आपने क्या किया, चिड़िया ने या किसी जानवर ने सीड को बीज सहित खा लिया। अब वो बीज तो डाइजेस्ट नहीं होता, तो जहाँ भी ये पास आउट करते हैं अपना अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि पॉटी करते हैं, वेस्ट जो होता है, तो उसको जब निकालेंगे तो फिर वो बीज वहाँ पे निकल जाएगा। अगर वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो पौधा वहाँ पे निकल आता है, ठीक है। तो दीज सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स एंड दे आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी अनहार्म्ड एज वेस्ट, यानी कि पॉटी में उन बीजों को कोई हार्म नहीं होता, वो निकल जाते हैं एज इट इज़। और फिर फेवरेबल कंडीशंस मिलती है ना, दीज सीड्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये सीड्स जो है इसी तरीके से ग्रो कर जाते हैं। द फ्रूट्स एंड सीड्स में हैव हुक्स, थ्रोन्स और स्टिकी हेयर। जो फ्रूट्स होते हैं और जो सीड्स होते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स, उनके भी कई के ना हुक्स होते हैं या कांटे लगे होते हैं या स्टिकी हेयर होते हैं उन पर, बाई विच दे कैन अटैच देमसेल्व्स टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस। अब इससे क्या होता है, या तो वो एनिमल के या ह्यूमन की बॉडी पर इसी तरीके से चिपक जाते हैं। कई बार आप उसके पास से गुजर रहे हैं, आपकी बॉडी पर, आपके कपड़ों पे लग गया, आप पहुंच गए एक जगह से दूसरी जगह। दीज फ्रूट्स एंड सीड्स आर देन कैरीड बाय द ह्यूमंस और एनिमल्स। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं और जो सीड्स होते हैं फिर ह्यूमंस और एनिमल्स उनको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं फ्रॉम दीज सीड्स एट डिस्टेंट प्लेसेस। दूर दूर की जगहों पर न्यू प्लांट्स ऐसे ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट बात पे आते हैं क्रॉप्स की। तो प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रो होती हैं एट वन प्लेस, जैसे हम क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप मतलब होता है फसल, जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल। तो ऐसे में क्या होता है, हम एक ही जगह बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर रहे होते हैं। क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज़। जो फसल होती है जनरली वो बहुत सारी क्वांटिटी में एक साथ उगाई जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो ये पूरा प्रैक्टिस जो है लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करने का यही एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। 3 मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन बाय मैन। 3 मेन तरीके की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं इंसान के द्वारा ऑन देयर यूज़, मतलब उनके यूज़ पे है कि भाई कौन कौन सी होती है। तो कौन कौन सी होती है, एक तो फूड क्रॉप्स होती हैं जो खाने के लिए होती हैं, एक फाइबर क्रॉप्स होती हैं और तीसरी होती हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। एक एक करके पढ़ लेते हैं भाई फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं। दीज क्रॉप्स प्रोवाइड करती हैं हमें फूड, जैसे कि राइस, हम चावल खाते हैं, हम गेहूँ खाते हैं, मक्का खाते हैं, मेज़ मतलब मक्का, शुगर केन मतलब गन्ना। तो ये सब चीज़ें हम खाते हैं तो फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती है, जिनसे हमारा कपड़ा बनता है, फाइबर बनता है बेसिकली। दे प्रोवाइड अस विद फाइबर टू मेक क्लोथ। ये हमें फाइबर प्रोवाइड कराते हैं कपड़ा बनाने के लिए, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हैम्प हो गया। नेक्स्ट आता है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। इनसे क्या होता है, इनके बीजों से ऑयल निकलता है। दे प्रोवाइड अस विद ऑयल फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पस। तो ये हमें ऑयल प्रोवाइड कराते हैं कुकिंग के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए। एग्जाम्पल हो गया पीनट हो गया, है ना, मस्टर्ड हो गया, पीनट मतलब जैसे मूंगफली, ठीक है, मस्टर्ड यानी कि सरसों, ग्राउंडनट हो गया। तो ये सब जो है एक तरीके से क्या है, ये ऑयल प्रोड्यूस करने वाली क्रॉप्स होती हैं, इनके बीज से
तेल निकलता है। इन इंडिया अगर बात करें, इंडिया में देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, 2 मेन टाइप की क्रॉप्स होती हैं ऑन द सीजन इन विच दे ग्रो। किसके बेस पर? बेस्ड ऑन द सीजन जिसमें वो ग्रो करती हैं। तो सीजन के बेस पर कौन कौन सी होती हैं भाई? खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। अब आ जाइए क्रॉप्स दैट ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन। ऐसी फसल जो समर सीजन में ग्रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। दीज इंक्लूड्स राइस, ज्वार, मेज, पल्सेस, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब, ओनियन, टमाटो, पम्पकिन, गार्लिक, ये सारी की सारी जो वो हैं ये होती है समर सीजन की, विच ग्रो वेल इन द समर सीजन। तो गर्मियों के मौसम में ये सारी चीज़ें अच्छे से उगती हैं। फ्रूट्स लाइक मैंगो हो गया, अप्रिकॉट हो गया, पीच हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये भी अच्छे से ग्रो होता है वेल इन समर। ठीक है। राबी क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ऐसी फसल जो कि विंटर सीजन में ग्रो करती है आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स, उनको हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि वीट है, बार्ले है, ग्राम है, और राबी क्रॉप्स ये सारी राबी क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। पीस हो गया यानी कि मटर, कैरेट्स यानी कि गाजर, रेडिश मूली, और राबी वेजिटेबल्स, ये सारे राबी वेजिटेबल्स होते हैं। एप्पल, पोमीग्रेनेट यानी कि अनार, एंड बेरीज आर फ्रूट्स विच ग्रो वेल इन विंटर। ये सब जो हैं विंटर में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स, तो ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? देखो, द स्टेप्स फॉलोड बाय फार्मर्स टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स आर एज फॉलोज। जो स्टेप्स होते हैं ना फार्मर जो उसको यूज़ करता है हेल्दी क्रॉप्स उगाने के लिए, क्या है? पहला है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। भाई सेलेक्ट करना और मिट्टी को प्रिपेयर करना। सॉइल विच इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप इज सेलेक्टेड। सबसे पहले मिट्टी ना सेलेक्ट की जाती है कि भाई कौन सी मिट्टी जो है हम इस फसल के लिए सही रहेगी। द सॉइल इज देन प्रिपेयर्ड बाय प्लोइंग, फिर उसकी जुताई की जाती है यानी कि उसको ढीला किया जाता है। प्लोइंग करना मतलब होता है उसको हल से जोतना, बेसिकली उसकी मिट्टी को लूज़ करना। बिफोर सोइंग द सीड्स, हम उसको लूज़ करते हैं, प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग लूजन्स द सॉइल, प्लोइंग से क्या होता है? मिट्टी जो है वो लूज़ हो जाती है एंड अलाउज द रूट्स ऑफ क्रॉप्स टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। एक तरीके से रूट्स जो हैं वो सांस ले पाती हैं मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट बात देखिए, सोइंग द सीड्स यानी कि बीज को बोना। गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड फॉर सोइंग, अच्छी क्वालिटी के बीज जो है सेलेक्ट किए जाते हैं बोने के लिए। द सीड्स आर सॉन यूनिफॉर्मली, अच्छे से यूनिफॉर्मली मतलब बराबर दूरी पर सीड्स को बोया जाता है। एट प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मतलब डिस्टेंस रखा जाता है जिससे कि हर पेड़ को अच्छे से जगह मिल जाए, वो प्रॉपर्ली ग्रो कर पाए। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हम क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे कि भाई उनको न्यूट्रिएंट्स मिल पाए बीज को अच्छे से, है ना। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडेड रेगुलरली टू द सॉइल। रेगुलरली ये सब ऐड किया जाता है टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल, इससे सॉइल जो है ज़्यादा फर्टाइल होती है एंड टू गिव अ गुड एंड इंक्रीज्ड हार्वेस्ट, इससे अच्छी फसल जो है वो तैयार हमारी हो जाती है। अब इंक्रीज करने के लिए भी डालते हैं जैसे कि फसल ज़्यादा ग्रो करे, मतलब ज़्यादा पैदा हो। बेसिकली इरिगेशन का मतलब होता है पानी डालना पौधों में यानी कि सिंचाई करना। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि पानी की सप्लाई क्या कहलाती है भाई? इरिगेशन कहलाती है। नॉर्मली क्रॉप्स आर इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, भाई नॉर्मली तो देखो बारिश से इतना पानी नहीं मिल पाता, तो नॉर्मली पाइप से हम जो है पानी डालते हैं खेतों में। डैम्स बनाए जाते हैं, कैनल्स, नहरें जो होती हैं उनसे पानी लिया जाता है इरिगेशन के लिए। क्रॉप्स शुड बी ग्रोन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जो फसल होती है ना उसको एडिक्वेट अमाउंट में पानी मिलना चाहिए, अच्छी मात्रा में, जितना उसको चाहिए पानी मिलना चाहिए, एट द राइट टाइम मिलना चाहिए टू एनकरेज हेल्दी ग्रोथ। इससे क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हेल्दी ग्रोथ होती है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि हमें क्रॉप्स को बचाना भी पड़ेगा। सो क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वीड्स, हमें वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट, वीड्स होते हैं घास फूस जो उग जाती है, तो क्रॉप्स को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है घास फूस से, बर्ड्स से, एनिमल्स से, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों से और माइक्रोब्स से। वीड्स कैन बी रिमूव्ड ईदर मैनुअली और बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, हम वीड्स यानी कि जो घास फूस है हम उसको रिमूव कर सकते हैं, हाथ से मैनुअली कर सकते हैं, और या फिर सर्टेन हम उसमें केमिकल्स भी डाल सकते हैं जिससे कि वो वीड्स खत्म हो जाएंगे। बर्ड्स एंड रोडेंट्स लाइक रैट्स एंड स्क्वायरल शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम द फील्ड्स। अब बर्ड्स होती हैं, रोडेंट्स मतलब जैसे चूहे हो गए, स्क्वायरल हो गई, इनसे हमें ना अपनी फसल बचानी पड़ती है, नहीं तो सारी फसल हमारी कुतर देंगे और ख़राब कर देंगे। अब इससे क्या होता है कि हम कैसे बचा सकते हैं? यूजिंग बारबर्ड वायर फेंस, माने किनारे किनारे आप जो है वायर वगैरह लगा देते हो, इससे कि ये लोग अंदर नहीं घुस पाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड, अब इंसेक्ट्स को मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, पेस्टिसाइड्स यानी पेस्ट को मारने के लिए, जैसे चूहे, गिलहरी, ये सब ना आए तो स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स से बचाने के लिए, एंड पेस्टिसाइड जैसे कि ग्रासोफर से, लॉक्टिस से, टिड्डा जो होता है कहते हैं, और प्लांट लीज जो हो जाती हैं उनसे बचाने के लिए हम ये सब का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का। केमिकल्स मस्ट बी स्प्रेड टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, केमिकल्स
का भी स्प्रे किया जाना चाहिए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के लिए माइक्रोब्स को, जैसे कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, विच कॉज सीरियस डिसीज इन द ग्रोइंग क्रॉप्स। इसकी वजह से क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है क्रॉप्स के अंदर, तो उससे हमें बचाना पड़ता है। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग, हार्वेस्ट करना और स्टोर करना, यानी कि कटाई करना, फिर काटने के बाद उसको स्टोर करके रखना। हार्वेस्टिंग इज कटिंग ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, फसल को काटना। आफ्टर दे हैव बीन मैच्योर, जब ये बड़ी हो जाती हैं। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ईदर मैन्युअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है या तो मैन्युअली यानी हाथ से, या फिर मशीन से उनकी कटाई की जाती है। द हार्वेस्ट क्रॉप मस्ट बी स्टोर्ड केयरफुली, जो आपने कटाई की है ना उसको बहुत केयरफुली हमें रखना पड़ता है, प्रिजर्व करके, नहीं तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगी, है ना। तो ग्रेन डैमेज ना हो जाए, सीड्स डैमेज ना हो जाए, उसके लिए हम उसको प्रॉपर्ली बचा के रखते हैं। द ग्रेन्स एंड सीड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, अब ग्रेन्स और सीड्स को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं मॉइस्चर से, और स्टोर करके रखते हैं इन एयर टाइट कंटेनर्स में, नहीं तो हवा वगैरह लगेगी, मॉइस्चर लगेगा तो वो ख़राब हो जाएंगे। आई होप हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ये इसके कीवर्ड्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं। एंड दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।